नमस्ते प्यारे और बिना मेहनत के पढ़ाई को एंजॉय कर पाने वाले बच्चों। एक्चुअल में पढ़ाई को हमें एंजॉय ही करना है और इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, यही शर्त है। सो काफ़ी लंबे समय से मैं 12th के टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि 11th के टॉपिक और दूसरे टॉपिक्स बीच में चल रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है क्या होता है, कब ये एग्जिस्टेंस में आता है, फिर कितनी तरह से डिफरेंट इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में भी आते हैं, जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और लाइफ से भी हम लिंक कर सकते हैं उनको। जैसे एक चार्ज क्यू जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड में चलने की कोशिश करता है तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जिसमें वो चलने की कोशिश कर रहा है, दोनों में इंटरेक्शन होता है और यही इंटरेक्शन उस पर लगने वाले फोर्स का कारण बनता है। फिर इसी चार्ज क्यू को अगर हम किसी कंडक्टर में विजुलाइज करें कि कंडक्टर में जो चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो मेटेलिक कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो पूरा का पूरा कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको भी हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ही कहते हैं। और डायरेक्शन के लिए दोनों ही केसेस में, चाहे वो सिंगल चार्ज है चाहे वो कंडक्टर है, हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसको भी हम समझेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद अगर ऐसे दो कंडक्टर पास पास रख दिए जाएं जिनमें करंट हो सकता है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके चारों तरफ, उसमें दूसरा पड़ा है तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो मजबूर कर देते हैं एक दूसरे पर फोर्स लगने के लिए। और फिर इससे और अगर हम आगे चलें, उससे पहले हम दो एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड। क्या डिस्कस करेंगे हम बच्चों? एक का नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी चार्ज का मोशन इनसाइड क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर हम शामिल कर लें मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एक इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा इफेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। कंबाइंडली दोनों का मिलाकर क्या इफेक्ट आता है वो हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में। और जैसा इसका नाम है, आप जानते हैं फिजिक्स बहुत ही आसान है, नाम से ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या है, क्या हो रहा होगा। तो वेलोसिटी सेलेक्टर बेसिकली वो डिवाइस है जो पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को सॉर्ट आउट कर देता है। सॉर्टिंग मतलब छांटना, SORTING, सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो अगर हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलने वाले पार्टिकल्स को छांट के अलग करना है तो हम यूज करते हैं डिवाइस वेलोसिटी सेलेक्टर का। NCERT में इसका जिक्र है। और फिर इसके जस्ट बाद अगर हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरों को कंट्रोल करना, है ना। जरूरत किस बात की? जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बेटर कंट्रोल कर पाए, पर नेचुरली हम खुद को कंट्रोल करने के बजाय दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम चार्ज पार्टिकल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हमको चाहिए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, तो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन फॉर दैट। केमिकली हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते। यह कहलाता है बच्चों कृत्रिम तत्वांतरण, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप समझते होंगे, एक्समैन सीरीज की जिन्होंने भी फिल्में देखी है, म्यूटेशन, म्यूटेंट्स समझते हैं। तो ट्रांसम्यूटेशन, वहीं से एक शब्द बन गया ट्रांसम्यूटेशन। शब्दों पर अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अवेयरनेस के साथ देखेंगे शब्दों को, तो आपको इनकी क्लियरिटी साफ साफ समझ में आने लगेगी। तो आर्टिफिशियली अगर हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। हम चाहें तो
तांबे से सोना बना सकते हैं, हम चाहें तो पारे से चांदी बना सकते हैं। तो ये एल्केमिस्ट का काम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में कीमियागिरी। सो यहाँ पर हम चाह रहे हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन जाए। सो व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एट ऑल। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जाना होगा, यानी एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल हमको चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस हमने लिया, सपोज अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बिस्मथ, रेडियो एक्टिव बिस्मथ। ये एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे हम, वहां पर इसका जिक्र आएगा। वो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गीगर एंड मार्सडन ने किया था। रदरफोर्ड के नाम पर है वो, पर किया किसने था, रदरफोर्ड ने सेटअप बनाया था, बताया था, गाइड किया था, उसके स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब वो अल्फा पार्टिकल कहां से लाए थे, ऑब्वियसली किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से, तो वो उन्होंने यूज किया था बिस्मथ, BI। तो हमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल तो मिल जाएगा, पर हमें इसको एक्सेलरेट करना पड़ता है इसकी पेनेट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। कैसे, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम का न्यूक्लियस, ये जा रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियस की तरफ, जैसे गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है सपोज। तो गोल्ड का न्यूक्लियस, उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो इस अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ज्यादा पास तक नहीं जा पाएगा, दूर से रिपेल होकर वापस लौट आएगा। पर हम चाहते हैं और ज्यादा आगे तक जाए, तो इसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी मतलब एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, हम यहीं पर सीखेंगे। जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है F=Q टाइम्स V क्रॉस B, जिसकी बात मैं इस वीडियो में आज आगे करने वाला हूं। तो इससे चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं किया जा सकता, बिकॉज फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लगता है, वर्क डन जीरो होता है। और जब वर्क डन जीरो होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं कर सकते हम। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल यहां पर लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेशन आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड से हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, पर इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं और साइमल्टेनियसली दोनों फील्ड्स को हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेलरेट करने के लिए। और ये स्पेशल इफेक्ट हमें मिलता है डिवाइस साइक्लोट्रॉन में। तो CBSE सिलेबस में इस साल नहीं है 2021 के लिए, पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के लिए हमें इसको पढ़ना ही होगा, और कंपटीशंस के लिए हमें इसको पढ़ना ही होगा। भले ही सिलेबस रिवीजन की बात चल रही है, नीट में, JEE में बोल रहे सिलेबस रिवाइज कर देंगे, बट अगर आप चाहते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यानी जैसा मैंने आज के लेक्चर में शुरू में बोला, वी मस्ट एंजॉय द स्टडीज। सो अगर हम अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक संपूर्ण समझ, एक पूरी समझ सब्जेक्ट की हमारे अंदर होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी हो जाता है साइक्लोट्रॉन को हम शामिल करके चलें। तो साइक्लोट्रॉन इज नथिंग बट ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करना है, अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलना चाहते हो, तो नाइट्रोजन पर आपको बम्बार्डमेंट करना होगा एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल से, और यही एकमात्र रिएक्शन है जिससे हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कन्वर्जन कर सकते हैं। सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स की। यानी ये दो तरह के लॉरेंज फोर्स हो गए, दोनों को मिलाकर बोलते हैं कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। और एक नंबर में इस पे सवाल पूछा जाता है बोर्ड्स में, कंबाइंड लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, तो वो भी हम सीखेंगे हाउ टू राइट दैट। देन अब आते हैं हम दो तार के बाद, अगर पूरा एक लूप बना दिया जाए, तो एक लूप में क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। रेक्टेंगुलर है तो उसमें 4 साइड्स हैं, और इस लूप को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसकी हर साइड पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होते ही फोर्स लगना शुरू होगा, और जहां पर एक से ज्यादा फोर्स आ जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाते हैं, तो ये दो फोर्स मिलकर कपल क्रिएट करते हैं। एक फोर्स है तो टॉर्क बनाएगा, घुमाने वाला इफेक्ट। अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है कि वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट को घुमाने का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो बोलेंगे टॉर्क।
पर अगर दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, दे विल क्रिएट ए कपल बना देंगे। तो हमें एक्सप्रेशन पढ़ना होगा बच्चों, कपल acting on a current carrying loop placed in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो यूनिफॉर्म की बात हम करेंगे सिंपल फॉर्मेट में उसको रखने के लिए। अब ये कॉइल पर जो कपल लगा, अगर आपने शुरू का वीडियो देखा हो जब मैंने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें जिक्र किया था इसका बिना साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास बिना साइन थीटा, और इसके बाद हम बनाएंगे गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करेंगे अमीटर और वोल्टमीटर में। पर्टिकुलर आज के वीडियो में मैं सिर्फ जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वहां तक हमारा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा, एंड कंटिन्यूटी में हम आगे मैग्नेटिक लेविटेशन की बात भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन बोर्ड। तो बच्चों अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखने के लिए तैयार, बिकॉज राइटिंग मेक्स यू परफेक्ट। तो सब्जेक्ट को प्रॉपरली समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सो द हेडिंग इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैं आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता था, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई में रखा है या चल रहा है, दोनों ही केस में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, एंड दैट फोर्स इज क्यूई, जो कि उसी फील्ड की डायरेक्शन में होता था, और इसको हम एफ ई से दिखा सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये क्या है? चुंबकीय लॉरेंज बल। इसको हम दिखाने वाले हैं सिंबल कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट एम से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सभी फोर्स वेक्टर होते हैं जैसा आप जानते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई चार्ज q v वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसका एक्सप्रेशन विदाउट डेरिवेशन हम लिखने वाले हैं। सो यू मे राइट, इफ ए चार्ज, शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करेंगे q, ये आपका लिखने का तरीका रहेगा। अब ये जो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है, जो निगलेक्ट हो रही है चीज, वो है लिखने की प्रैक्टिस। सो पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए, आप पढ़कर सोच लें हाँ अब हम एग्जाम में लिख पाएंगे, जबकि एग्जाम का मोड आज भी ठीक है 50% ऑब्जेक्टिव है कई जगह, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें 50% ऑब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड का बच्चों टाइम टेबल भी परीक्षा का डिक्लेयर हो चुका है, अभी सीबीएसई का तो डेट्स नहीं आई हैं। बिहार बोर्ड में तो 2 फरवरी को जो है फिजिक्स का पेपर है। तो अभी भले ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न सभी बोर्ड में इंट्रोड्यूस्ड है, पर सब्जेक्टिव लिखना खत्म नहीं हुआ है। 50% एटलीस्ट सब्जेक्टिव ही है। सो वहां पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और इवन आगे कॉलेजेस में भी सब्जेक्टिव पैटर्न है। इफ ए चार्ज Q मूविंग, नोट्स बनाने के लिए भी आपको ये प्रैक्टिस चाहिए। विथ, ये शॉर्ट फॉर्म विथ का सी बार, वेलोसिटी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे V, एंटर्स, एंटर करता है, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड B, then it experiences, अनुभव करता है, ए फोर्स। हम बात करें मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की, तो उसको किस सिंबल से हम दिखाने वाले हैं? कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट एम, और विदाउट डेरिवेशन गिवन एज। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला लिखना है बच्चों। सो एफ एम कितना हो जाएगा? ये होता है एफ एम इक्वल टू Q टाइम्स V
क्रॉस बी, तो हमने यहाँ पर यूज किया क्रॉस प्रोडक्ट को। अब जानते हैं अच्छे से, वेक्टर्स में आपने सीखा है ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा, और साथ में आता है एक यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सो एफ एम इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, मतलब एफ एम जो है वो वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें अब कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू वी बी साइन थीटा एंड एन कैप, जहां पर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन है v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से कि अगर इधर v है और इधर b है, तो आप जानते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। सो ऐसे सिचुएशन में v क्रॉस b राइट हैंड रूल अगर मैं लगाता हूं, जो आपने वेक्टर्स में सीखा था, तो डायरेक्शन आएगी इनवर्स, v क्रॉस b, n कैप इज यूनिट वेक्टर इनवर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जिसकी यूनिट डेफिनेटली न्यूटन होगी, बिकॉज इट इज ए फोर्स। सभी तरह के फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं। अब बहुत से एस्पेक्ट इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं जो हमें समझने इस फॉर्मूले के साथ अलग अलग तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, वो दो वेक्टर्स छांट के निकालो जो ऑर्थोगोनल हैं। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए टर्म ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, व्हाट डज इट मीन? ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ वेक्टर्स, ये हुआ पहला पॉइंट। यहां पर कौन कौन से दो वेक्टर ऑर्थोगोनल पेयर फॉर्म कर रहे हैं? तो हमें पता है अगर a क्रॉस b c के बराबर है, तो c a के भी परपेंडिकुलर है, c b के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि c a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर fm v के भी परपेंडिकुलर है और fm b के भी परपेंडिकुलर है। हालांकि v और b के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा में वेरी। तो v और b यहां पर ऑर्थोगोनल पेयर नहीं है, पर fm और b यहां पर ऑर्थोगोनल पेयर्स हैं। तो हमारा जवाब होगा fm एंड v, ये पहला पेयर। दूसरा पेयर है fm एंड b, तो ये ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ वेक्टर्स है। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये फोर्स क्या एंगल के साथ वैरी करेगा? तो जवाब है हाँ, ये बदलेगा। अब कोई चीज जब भी बदलती है तो हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कब वो मैक्सिमम हो जाएगी और कब वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब हो जाएगा और कितना होगा? तो हम देख रहे हैं Q जितना है उतना है चार्ज, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेलोसिटी जो है वो गिवन है, दिया हुआ है, फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर प्रेजेंट है वो वही है, हमारे कंट्रोल में है। चार्ज पार्टिकल को उसमें कैसे एंटर कराएं? तो हम क्या चाहेंगे, साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो वो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लॉरेंज फोर्स Fm इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इट विल बी QVB, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं होता। तो Fm विल एक्वायर इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन, कब? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब गौर कीजिए कि Fm और V तो 90 थे ही सही, Fm और B भी 90 थे, और अभी तो क्या हो गया है, तीसरी कंडीशन, V और B भी 90 डिग्री एंगल पर हो गए। यानी इस पर्टिकुलर केस में तीसरा ऑर्थोगोनल पेयर हमारे पास क्या आ गया? Fm एंड V। तो अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फोर्स जो लगेगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास आ गए। जैसे XYZ प्लेन्स होते, XYZ डायरेक्शंस होती हैं,
उस तरह से यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनने वाली है। सो थीटा 90 डिग्री होने पर फोर्स होगा मैक्सिमम, तो मिनिमम कब होगा? एफएम का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होगा, कब होगा? पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो तो पार्टिकल को 90 डिग्री पर एंटर करना चाहिए। मिनिमम हो या मैग्नेटिक फील्ड असर ही ना डाले, वो कैसे संभव है कि ये फोर्स जीरो हो जाए? अगर ये फोर्स जीरो हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो जीरो कब होगा? अगर V जीरो हो जाए, गौर कीजिए, V जीरो मीन्स चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल दिया करता हूं क्लासरूम में, अगर आपने लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो हम फिजिक्स को लाइफ से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता बैठा है, आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल कुत्ता है या पागल कुत्ता है। सो व्हाट टू डू? पागल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेगा वही करेगा। पर अगर नॉर्मल कुत्ता है और आप उसके लिए अनजान व्यक्ति हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, अगर उसका मूड खराब है, वो घुर्राता है आपके ऊपर, तो आप वहां स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाएं, बिना डरे उसकी आंखों में देखें। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना बच्चों। पर जब भी तुम कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारे पास एक पानी की बोतल होना जरूरी है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी कुत्ते के साथ, यू शुड हैव सम वाटर विद यू। व्हाई? बिकॉज इन केस वो आपके ऊपर हमला करता है तो अगर आप पानी उस पर डालते तो वो पानी से डरता है। सभी कुत्ते पानी से डरते हैं और दूर भागेंगे, और इवन पागल कुत्ता तो बहुत ज्यादा डरता है, वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। तो अगर आप रुक जाते हैं तो वो जानवर, जो भी चाहे कुत्ता है या दूसरा है, वो भी ठिठक जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो उसका रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है आपके लिए। सो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है यानी V जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है FM, वो जीरो होने वाला है, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो या तो V जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो, जीरो यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो, या फिर थीटा जीरो हो जाए। तो हम जानते हैं साइन जीरो, अच्छा थीटा 180 हो जाएगा तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। साइन 0 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री, दोनों की ही वैल्यूज जीरो होती है, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलल जा रहा हो या एंटी पैरेलल जा रहा हो। तो कुत्ता अगर बैठा है, उसके आसपास से आपने अगर गौर किया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा नशे में है, लहरा के चल रहा है, वो निकले तो कुत्ता निश्चित रूप से उस पर भौंकेगा, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको कुछ अनयूजुअल लग रहा है। ऐसा व्यक्ति जो जिसने कुछ ओढ़ा पहना हुआ है या बोरा लादा हुआ है, यानी शेप जो है, क्योंकि कुत्तों को आपको पता है, तो जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो मैं वहां पे बताता हूं, कुत्तों को कलर्स नहीं दिखते, उनकी आंखों में कोन शेप्ड सेल्स नहीं है, तो दे कांट आइडेंटिफाई और इट कांट आइडेंटिफाई द कलर्स। तो उसको तो एक शेप दिख रहा है ग्रे शेड्स में, और अगर वो शेप कुछ अजीबोगरीब है तो उसको उस पर भौंकना ही भौंकना तय है। तो अगर आप कुत्ते के सामने से गुजर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल अपनी चाल चल रहे हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाया जाए, यानी थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, यानी वहां से चार्ज पार्टिकल बिना असर, बिना अफेक्ट गुजर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो ये हमने स्पेशल 3 केसेस देखे, मैक्सिमम कब, मिनिमम कब। अब हम जानना चाहते हैं ट्रेजेक्टरी के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स भी लगा रहा है,
हम स्पेशल केस लेकर चलें, अगर मैक्सिमम फोर्स वाला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है ना, कम भी लगा सकता है मैक्सिमम भी लगा सकता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो किधर जाएगा, किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। जैसे अगर आपको आइडिया हो, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, एक क्वेश्चन था वहां, सॉल्व एग्जांपल था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। दो टक्करों के बीच वो सीधी रेखा में चलता है, रैंडम मोशन, जिगजैग रैंडम मोशन रूम टेम्परेचर की वजह से करता है। पर जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स को जोड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अभी ये डायरेक्टेड मोशन करता है और दो टक्कर के बीच इसका पाथ हो जाता है पैराबोलिक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम्स पैराबोलिक, प्रोवाइडेड, कंडीशन थी वहां पे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ना जा रहा हो, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना जा रहा हो। पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा तो पैराबोलिक नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम डायरेक्शन लग रहा है। पैराबोलिक होने के लिए हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मस्ट ऑलवेज एक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन। जैसे आपने एक पत्थर फेंका, अब आप जानते हैं ग्रेविटी उस पर काम कर रही है, हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में, उसका पाथ कैसा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस force of fixed magnitude acting in fixed direction the path will be parabolic। ऐसे ही अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सर्कुलर मोशन के लिए आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी, अगर एक फोर्स है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का और वो इस तरह से काम करता है कि हमेशा परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी रहता है, यानी जैसे ये फोर्स लगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर हो गई, अब ये फोर्स फिर से परपेंडिकुलर हो गया, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, और फोर्स फिर से परपेंडिकुलर हो गया, फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई एंड फोर्स फिर से परपेंडिकुलर हो गया। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं पाथ कैसा हो गया, ट्रेजेक्टरी बिकम सर्कुलर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अब हम यहां देखना चाह रहे हैं यहां सिचुएशन क्या है। तो ट्रेजेक्टरी को गैस करने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन के लिए, इसको भी मैं पॉइंट में लेता हूं, चौथा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एफएम यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, या तो हम राइट हैंड रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल जिससे हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता करते हैं, वो लगा सकते हैं। एंड स्पेशली अगर जाए हम गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक नंबर में पूछा जाता है आपसे, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें दोनों ही सीखने हैं, दोनों तरीके हमें सीखने हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 11th में आपने उसको सीख लिया था कि V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मैं राइट हैंड लूंगा और V को B की तरफ घुमाऊंगा तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स, आपकी तरफ, बाहर की तरफ। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन, ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन निकाली। कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्स की डायरेक्शन आपको दी होती है, फील्ड की डायरेक्शन दी होती है, और आपसे पूछते हैं पार्टिकल किधर जा रहा था, पार्टिकल किधर जा रहा है वो आपको डायरेक्शन दी होती है, फोर्स की डायरेक्शन दी होती है, आपसे पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में, वहां उस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अननोन तीन में से कोई सा भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को प्रैक्टिस करें। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है यहां पर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपका राइट हैंड कौन सा है, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। सो आइडेंटिफाई योर दाया एंड बाया। दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, देन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आपको, है ना, जस्ट फॉलो मी, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है सीखने के लिए। सो स्ट्रेच द थंब एंड टू नियर बाय फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला लें। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं उसका आइडिया आपको मैं पहले दे चुका हूं, क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हम मैक्सिमम वाले केस की बात कर रहे हैं। सो अगर आपने इनको तीनों को परपेंडिकुलर फैला लिया है तो मान लीजिए ये जाम हो चुका है, यहां सीमेंट लग गया है या फेविक्विक। अब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ओरिएंटेशन इन तीनों का। अगर चेंज करना है तो यहां से ऐसे घुमाना नहीं है। आप यूज कर सकते हैं कलाई का जोड़, दिस जॉइंट यू कैन यूज, और कोहनी वाला ये जॉइंट आप यूज कर सकते हैं, या फिर कंधे वाला जॉइंट यहां से आप घुमा सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे भी फैला सकते हैं और ऐसे भी फैला सकते हैं। दिस इज आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा करके देखें तो आपको पता चलेगा ऐसा करने में दर्द होता है। इट इज अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड दिस इज डिस्क्याओ, गोली मारने वाला एक्शन। दिस इज कंफर्टेबल सिचुएशन। तो जो कंफर्टेबल है, आज शुरू में मैंने आपको क्लियर कर दिया, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई मनोरंजन है, तो हमें एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। तो एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ मस्ट बी एंजॉयबल, उसका आनंद हम ले सके। तो ऐसे करने में दर्द हो रहा है तो ऐसे मत करो भाई, ऐसे करने में कोई दर्द नहीं है, ऐसे करो। सो मजा भी आया, ढिशके आओ ढिशके आओ ढिशके आओ, जेम्स बॉन्ड बन गए। तो ये जो है इस तरह से हमने इसको फिक्स किया। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, और फर्स्ट फिंगर, ये पहला नंबर इसी कारण है तो अंगूठा है। तारक मेहता में सोडी भाई ने पूछा, किससे पूछा वो मैं भूल रहा हूं, हाँ भिड़े से पूछा, ये कितनी उंगलियां हैं? भिड़े ने बोला 3, तो जवाब गलत हो गया, तो अंगूठा है, उंगली तो 2 ही है। सो ये है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। इट इज रिजर्व फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या हो जाएगा, अगेन इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए रिजर्व्ड है, जैसे रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व हो जाती है। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम इसको कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट हम उधर ही लेते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है। So this is direction of current or direction of motion of positive charge. This is direction of magnetic field. Then thumb will show the direction of force, magnetic Lorentz force, that is FM. तो FM की डायरेक्शन इससे हमको पता चलेगी। So कैसे इसको अप्लाई करते हैं? First you have to write the language. So language part पे आते हैं, Fleming's left hand rule हम इस तरह से लिखेंगे, according to it, this is the way of writing, शॉर्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू इट, इफ आपको भी लिखना है साथ में लिखिए, वी स्ट्रेच। अच्छा, कैसे लिखना होता है? देखकर लिखना होता है? नहीं, लिखने का तरीका क्या होता है, फॉलो द साउंड, जो आवाज आपको आ रही है सुनकर लिखिए, और देखकर वेरीफाई करना होता है अगर हम कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो। अकॉर्डिंग टू इट, या कुछ छूट गया है तो, इफ वी स्ट्रेच द थंब, अंगूठा, एंड 2 नियर बाय फिंगर्स, पास वाली उंगलियां, 2 नियर बाय फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, टू ईच अदर, फैला लिया हमने, सच दैट, वो इस तरह से फैलाया है, सच दैट द फर्स्ट फिंगर, और इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हैं, बहुत पावरफुल है बच्चों, इसमें बहुत शक्ति होती है। किसी की तरफ आपने भीड़ में दिखा दिया तो सोचता रहेगा मेरी तरफ क्यों इंडिकेट कर रहा था। बचपन में गेम खेलते थे आप, ये सर के आगे इसको रखना, थोड़ी देर में इस सर में दर्द शुरू हो जाता था, जिसके सर के आगे आप ऐसे रखते थे,
वो वेरी पावरफुल, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। तो ईच अदर सच दैट द फर्स्ट, हाँ मतलब इसका इस्तेमाल मंजन के लिए नहीं करना है बच्चों। इस मंजन के लिए अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो मसूड़े ढीले होकर दांत निकल जाएंगे, बिकॉज ये पावरफुल है। मंजन जब भी करना है मध्यमा, बीच वाली उंगली, इसमें अप्रोप्रिएट पावर है, इसमें इससे कम पावर है। और दूसरी बड़ी बात, यहां पर हमारे बड़ी आंत का, लार्ज इंस्टेंटाइन का एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। तो सुबह सुबह जब आप मंजन करें, सुबह मंजन करना है, रात को सोते वक्त ब्रश करना है, सुबह सुबह जब आप मंजन करें तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट यहाँ प्रेस होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत जिस काम की है, पेट अच्छा साफ होना चाहिए सुबह उठते ही, तो बड़ी आंत हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी लार्ज इंस्टेंटाइन, तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा। तो मंजन बीच वाली उंगली से करना है और सुबह करना है, मसूड़ों की अच्छी मालिश होगी। सो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर की बात करें, पावरफुल है। फर्स्ट फिंगर शोज और इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए। मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली, शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो किधर जा रहा है। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर एक सिंगल चार्ज है तो नेगेटिव जिधर जाएगा उसका उल्टा हम ले लेंगे। मान लो आपको नेगेटिव चार्ज पर निकालना है, तो नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसका उल्टा हमें मिलेगा, तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये बन जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देन रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, जो हमारा अंगूठा है, देन द थंब, वो क्या दिखाएगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एफएम को दिखाएगा। तो ये तीनों की डायरेक्शन रिलेट हो गई, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझना है। सो हाउ टू अप्लाई दिस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसमें दो तीन तरह की सिचुएशन आती है। कई बार क्या होता है कि अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे सर हमें लिखना है बोर्ड के सामने से हटो, तो बच्चों टेक्नोलॉजी आपके पास है, जस्ट रिवाइंड इट, रिवाइंड द वीडियो। तो मुझे हटने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल आपके पास है। आप पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, फ्यूचर में जाएं, अगर आप इससे फैमिलियर हैं तो फ्यूचर में जाएं या पॉज कर लें, कंट्रोल आपके पास है। सो हम बात कर रहे थे कि ये फोर्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। कभी डायरेक्शन की बात की जाती है आपसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की टर्म्स में, कभी डायरेक्शन की बात आपसे की जाती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऊपर नीचे इस टर्म्स में। तो जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन वैसा जवाब, तो जिस तरह से डायरेक्शन बताई जा रही है वैसा ही जवाब आपको देना है उसी रेफरेंस में, यानी जैसा देश वैसा भेस। सो सपोज an alpha particle is moving along positive x direction and a magnetic field is acting along negative z direction। तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z में काम कर रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव x में जा रहा है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा ये पूछा है आपसे। तो इस पे हम फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। एक तरीका v क्रॉस b, तो राइट हैंड यूज करेंगे v क्रॉस b के लिए। अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव है तो सब कुछ नॉर्मल है, कन्वेंशनल है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा होता तो जो डायरेक्शन आती है उसका उल्टा हम लेते हैं, जिधर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम v मानते हैं। सो अभी अल्फा पार्टिकल मैं v क्रॉस b लगाने जा रहा हूं, उधर जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन अपवर्ड, आपकी तरफ बाहर की तरफ पॉजिटिव z, मेरी तरफ अंदर की तरफ नेगेटिव z, कन्वेंशन। तो इन कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से मैंने v की तरफ रखा उंगलियों को, और घुमाना किधर है मुझे b की तरफ, v क्रॉस b। तो
अंदर की तरफ मैंने घुमाया, आपसे दूर, V क्रॉस B मेरी तरफ घुमाया, अंगूठा इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स बोलना सही होगा, जस्ट गो विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न में जो भाषा दी गई है उसके साथ चलें, उसके हिसाब से जवाब तय करें। तो हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन है y, तो जे कैप कह सकते हैं हम, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कह सकते हैं, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको समझ के करना। अब इसी को मैं लेफ्ट हैंड रूल से अगर समझाऊं आपको, तो ये फिक्स कर लिया हमने जैसे मैंने बोला था। अब आप इस जॉइंट को यूज कर सकते हैं, इस जॉइंट को और इस जॉइंट को। सो अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उधर जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो अभी ये हाथ ऐसे होगा। कई बार इनकन्वीनियंट हो जाता है, कहीं दर्द हो रहा है तो ना घुमाएं, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज कर लें बच्चों अनऑफिशियली, और राइट हैंड से जो डायरेक्शन आएगी उसका उल्टा मान लें, तो भी सेम रिजल्ट यू विल गेट। तो अभी अंगूठा बता रहा है फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। अगर ये कन्वीनियंट सिचुएशन नहीं है मेरे लिए, तो मैं राइट हैंड यूज करूंगा, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट सिचुएशन है। उधर जा रहा है अल्फा पार्टिकल, फील्ड है अंदर की तरफ, अंगूठा बता रहा है नीचे की तरफ। क्योंकि मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं, तो इसका अपोजिट करके मैं क्या लूंगा, किधर, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। मान लीजिए आप बैठे हैं क्लासरूम में, अब तो इमेजिनरी सिचुएशन होगी, क्लासरूम में कब बैठेंगे अभी हमें नहीं पता कोविड की वजह से। सो आप बैठे हैं क्लासरूम में, और आपके पीछे से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे की तरफ। तो लैंग्वेज क्या यूज किए, फ्रॉम द वॉल एट योर बैक, आपके पीछे की दीवार से आ रहा है, टूवर्ड्स द वॉल एट योर फ्रंट, उधर जा रहा है। एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रूम पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। इन विच डायरेक्शन you suppose that electron will be deflected, किस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा। So either go with the left hand and make the direction opposite, उल्टा मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, उधर, तो हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, पीछे। तो मैंने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद उसको डायरेक्ट किया पीछे। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, नीचे, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट हुआ, मेरे राइट हैंड साइड में। तो मैं जवाब क्या लिखूंगा, टुवर्ड्स राइट, इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। टर्मिनोलॉजी पर गौर कीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक्स एक्सिस नहीं आ रहा, यहां पे वाई एक्सिस नहीं आ रहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं आ रहा, टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स राइट। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड रूल से निकाला। अनऑफिशियली मैं डायरेक्टली राइट हैंड रूल लगा सकता हूं जब भी मेरे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया है। अगर मैं चाहता हूं डायरेक्शंस को मुझे रिवर्स ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली राइट हैंड रूल यानी राइट हैंड यूज कर सकता हूं। राइट हैंड रूल तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम आगे सीखेंगे। तो राइट हैंड को मैंने ये फिक्स किया, उंगली और दोनों उंगलियों और अंगूठे को, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है पीछे की दीवार से आगे की दीवार की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है नीचे की तरफ। साथ साथ में करें बच्चों, साथ साथ में करेंगे तब समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो अंगूठा फिर बता रहा है मेरे राइट में ये डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स राइट। सो जस्ट प्रैक्टिस इट। और आगे चलते हैं। हमने देखा एक प्रोटॉन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां इफेक्टिव है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, सीखेंगे हम, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर जो लाइंस जाती हैं वो नॉर्थ टू साउथ आती हैं, और अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस पर भी ये काम करेगा साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि कंपास नीडल आपको पता है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, साउथ टू नॉर्थ। सो इन विच डायरेक्शन इट गेट डिफ्लेक्टेड, प्रोटॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा।
So we can find out how. वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे हमको. ओके, सो जस्ट होल्ड 2 fingers and the thumb fix of your left hand. अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, समझना. एक तो मैं कागज वाले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लूं. अच्छा, वी क्रॉस बी से तो मैं तुरंत कर ही सकता हूं, वो तो आप कर ही सकते हैं कभी भी. या तो मैं कागज वाले डायरेक्शन लूं, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस तरह के सभी क्वेश्चंस में, जहां भी फिजिक्स में ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाए, 3D में आपको जाना है, तो आप एक्चुअल 3D स्पेस में अगर काम करेंगे तो गलती होने का कोई चांस दूर दूर तक कभी नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा. बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जहां आप बैठे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है किधर. अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको नहीं पता किधर है, और अगर आपने जो इन्विजिलेटर है उससे बुलाकर उससे पूछा कि सर इधर ईस्ट किधर है, सूरज किधर से उगता है, किधर अस्त होता है, तो ये चीटिंग नहीं कहलाएगी और वो बता देंगे आपको इधर किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है. उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो जब आपसे सवाल ये पूछा गया, आपको पता है, जैसे एट प्रेजेंट मेरे रेफरेंस में मैं अगर बात करूं, तो मैं जहां से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है. तो फिर से सवाल पे गौर करते हैं. प्रोटॉन जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट टू लेफ्ट, ईस्ट टू वेस्ट. प्रोटॉन जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. तो किधर डिफ्लेक्ट हुआ, किधर फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट गेट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स. तो इस तरह से हम जवाब निकाल सकते हैं. दिस इज द वे. सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही. और भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे. पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. Fm इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B के रिमेनिंग एस्पेक्ट मैं लूंगा पार्ट 2 में. सो मिलते हैं जल्दी ही. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.